अब हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ एथिक्स एंड हिस्ट्री ऑफ एथिक्स एसोसिएटेड विथ रिसर्च। इसमें जो चीज़ हमें ध्यान रखनी है वो कुछ डेट्स ध्यान रखनी है। 1974 का न्यूरम्बर्ग कोड ध्यान रखना है। 1968 का हेल्सिंकी डिक्लेरेशन ध्यान रखना है। 1979 की बेलमोंट रिपोर्ट ध्यान रखनी है। 1993 का CIOMS और 2005 का यूनेस्को के जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं वो ध्यान रखने। तो रिसर्च की जो एथिक्स होते हैं इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इनका पर्पस क्या है, क्यों बनाए गए हैं, ये सबसे बड़ा सवाल ये है। इनका सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इनको बनाया गया है ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स को बचाने के लिए। अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से हिटलर ने जो ज्यूज थे उनके ऊपर किस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स करे थे। वो जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो बहुत ही घिनौने और घटिया प्रवृत्ति के थे। तो आगे चल के ऐसा ना हो, इस कारण से हमारे को रिसर्च एथिक्स के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। सेकंड, to ensure that research is conducted in a way that serves interest of individual groups and those or a society as a whole। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो रिसर्च हो रही है ये सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर बंदे के लिए ही हो रही है। ये जो रिसर्च हो रही है इस रिसर्च को एक ग्रुप के लिए या एक सोसाइटी के लिए यूजफुल होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक बंदे के लिए यूजफुल हो ऐसा ना हो। फॉर एग्जाम्पल कोविड का आपने देखा, इतना बड़ा महामारी फैली लोगों ने जो अपनी RNA वैक्सीन जो ये डेवलप कर रहे हैं इस वैक्सीन को ओपन मार्केट में भी आने दिया। जब ये वैक्सीन ओपन मार्केट में आई तब ये वैक्सीन जो है इसके ऊपर और रिसर्च हुई। और अगर लोग बाग इसके ऊपर सिर्फ गवर्नमेंट लैब्स के ऊपर इसको रिस्ट्रिक्ट कर देते तो हो सकता है रिसर्च बहुत ज़्यादा टाइम ले जाती। ठीक है ना। तो रिसर्च एथिक्स ये भी इंश्योर करते हैं कि जो रिसर्च हो रही है वो किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या कंपनी को बेनिफिट ना दे, पूरी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो। फिर तीसरा होता है कि टू एग्जामिन specific research activities and projects for their ethical soundness, protection of confidentiality, and the process of informed consent। उस चीज को एग्जामिन करना, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के एक एस्पेक्ट को या पूरे प्रोजेक्ट को, कि वो एथिकली साउंड है कि नहीं है, कहीं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है किसी टाइप की एथिकल। आपने कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखी है कि नहीं रखी है उस रिसर्च के अंदर जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसकी। आपने उस बंदे का कंसेंट लिया है कि नहीं लिया है। अगर आपने उस बंदे का कंसेंट ही नहीं लिया है तो आप उससे रिसर्च कैसे कर सकते हो, वो तो इलीगल हो जाएगा। अगर आपने उस बंदे का नाम और इंफॉर्मेशन पब्लिक कर दी तो ये भी काम इलीगल है। ठीक है ना। क्या क्या इश्यूज आते हैं एथिकल रिसर्च के अंदर। आपके इश्यूज आते हैं, प्लेजरिज्म आ गया, आपने किसी और का काम अपना काम बता के बता दिया। मिसयूज ऑफ प्रिविलेज्ड इंफॉर्मेशन, आपको पता है कि यहाँ पर इस बंदे का काम चल रहा है तो आपने उस बंदे से हेल्प ले ली जबकि आपको वो काम खुद से करना था। आपने डेटा को मैनिपुलेट कर दिया। ऑथरशिप एंड अदर पब्लिकेशन इश्यूज बड़े होते हैं। लोग बाग कहते हैं कि मेरे 50 पेपर हैं, मेरे 60 पेपर हैं। फर्स्ट ऑथर और कॉरेस्पॉन्डेंस में कितने हैं आपके हिंदुस्तान में और
ऑल ओवर द वर्ल्ड एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। टेक्निकली पेपर में उन्हीं लोगों का नाम होना चाहिए जिन्होंने उस पेपर में काम किया है। अगर उन्होंने उस पेपर में काम नहीं किया है तो उनका नाम नहीं होना चाहिए। दुनिया भर में क्या होता है, भाई तू मेरा नाम दे दे, मैं अपने पेपर में तेरा नाम दे दूंगा, तो दो पेपर हो गए। टोटल में एक ही काम किया है आपने, पर आपके दो पेपर हो गए। मैं तुम तीन जने जो हो वो पेपर लिखो, और मैं ये बोलता हूँ कि भाई मेरा जो पेपर आएगा उसमें मैं तुम तीनों का नाम दे दूंगा, और तुम तीनों के जो पेपर्स हैं उसमें मेरा भी नाम डाल देना। तो अपन चारों जनों के चार चार पेपर हो गए, बल्कि काम अपन ने कितना किया है, एक ही पेपर का काम किया है। तो ये ऑथरशिप और पब्लिकेशन इश्यूज हो गए। इंटरफेरेंस, सामान छुपा लेना, सामान चोरी कर लेना। एक एग्जाम्पल है, एक इंडिविजुअल ने 4 महीने 5 महीने लगा के प्योर बैक्टीरियल स्ट्रेन्स कलेक्ट करे, उनका ग्लिसरॉल स्टॉक बनाया। ग्लिसरॉल स्टॉक बना के सब फैकल्टीज को दिखा के डीप फ्रीजर में रखा कि भैया ये ग्लिसरॉल स्टॉक है, ये सब जने यूज कर सकते हैं, कोई इसको फेंकना मत। और 2 महीने बाद आपने आके देखा तो वो जो सामान था वो फेंक दिया गया है। ये मेरे साथ हुआ है ये। रिसर्च विद एनिमल्स, आप एनिमल्स के साथ क्या रिसर्च कर रहे हो, ह्यूमंस के साथ आप क्या रिसर्च 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 कर रहे हो, आपके सब्जेक्ट्स क्या हैं, कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है आपकी रिसर्च के अंदर। एकेडमिक मिसकंडक्शन क्या हो जाता है, एकेडमिक मिसकंडक्शन में आ जाता है प्लेजरिज्म। कहीं आपने किसी और का काम अपने नाम से तो नहीं छाप रखा है। फैब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन, डेटा आपने अपनी मर्जी से तो नहीं छाप लिया। 1 सेंटीमीटर आया है, आपने अपनी मर्जी से उसको 10 सेंटीमीटर कर दिया। 10 बैक्टीरिया आए हैं, आपने अपनी मर्जी से 25 बैक्टीरिया बता दिए। कुछ केस में नॉन पब्लिकेशन ऑफ डेटा भी इशू होता है। आपका रिजल्ट आया हुआ है लेकिन आप उसको पब्लिश ही नहीं कर रहे हो। पब्लिश नहीं कर रहे हो क्यों, क्योंकि आपको तो पेटेंट लेना है। लेकिन वो जो आपने डेटा आपके पास आया हुआ है, उससे दुनिया भर को हेल्प हो सकती है। कोविड का एग्जाम्पल ले लो, अगर लोग बाग mRNA वैक्सीन के ऊपर काम नहीं करते और उसको यूं रख लेते कि भाई हम तो पेटेंट बनाएंगे, इसका है पेटेंट है, ऐसा नहीं है कि पेटेंट नहीं है, पर अगर वो बताते ही नहीं तो फिर डेटा गैदरिंग प्रोसीजर्स अगर आपके गड़बड़ हैं, आपको पत्ता फूल गोभी का पत्ता गोभी का सर्कमफ्रेंस लेना है, आपने एक का लिया और फिर उसमें प्लस माइनस करके एक एक ऐड करके आपने सबका बता दिया, आलस कर गए, तो ये भी फॉल्टी डेटा गैदरिंग प्रोसीजर में आता है। पुअर डेटा स्टोरेज एंड रिटेंशन, आपने डेटा लिया अपना, उसको स्टोर किया, और वो कागज में स्टोर किया, बारिश हुई वो कागज भीग गए, डेटा खराब हो गया, फिर आप कैसे बताओगे कि भाई ये डेटा सही था कि नहीं था। लैब रिकॉर्ड रखना जरूरी होता है। फिर मिसलीडिंग ऑथरशिप, स्नीकी पब्लिकेशन प्रैक्टिसेस, ये तो अपन डिस्कस कर ही चुके हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये आपकी रिसर्च एथिक्स के अंदर आती हैं।
we will discuss the research ethics, research integrity, research safety in laboratories, welfare of animals used in research, computer ethics, and standard land problems in research ethics. These are the topics which we will be discussing now. Research ethics involves the application of fundamental ethical principles to a variety of topics involving research, and this research includes your scientific research. All of these, they include the design and implementation of research, which involves human experimentation, animal experimentation, various aspects of academic scandals, including scientific misconducts such as fraud, fabrication of data, and plagiarism, whistleblowing, regulation of research, etc. Research ethics is most developed as a concept in medical research. The key agreement here is the 1964 Declaration of Helsinki. The Nuremberg Code is a former agreement, but with many still important notes. Research in the social science presents a different set of issues than those in medical research. रिसर्च क्या इन्वॉल्व करती है रिसर्च एथिक्स? एथिकल प्रिंसिपल इन्वॉल्व करती है जो कि बहुत वैरायटी ऑफ टॉपिक्स को इंक्लूड करते हैं. ये टॉपिक्स आपके साइंटिफिक रिसर्च से भी एसोसिएट हो सकते हैं, डिज़ाइन से एसोसिएट हो सकते हैं, रिसर्च डिज़ाइन से, या फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिसर्च से एसोसिएट हो सकते हैं. अब ये जो डिज़ाइन है या जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं, ये इनके ऊपर किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है? उन रिसर्च और डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च और डिज़ाइन रिसर्च के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है जिनके अंदर ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन सबसे ज़्यादा हो, या ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन का कोई सा भी पार्ट हो, या फिर एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन हो. अब ध्यान रखना, ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट है रिसर्च एथिकल बोर्ड. ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन पे न्यूरमबर्ग कोड जो है उसके अगेंस्ट आप बहुत सारे सेट ऑफ रूल्स हैं उनको फॉलो करके ही आप ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन कंडक्ट कर सकते हो. एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन के लिए भी एक एथिकल बोर्ड होता है, उसके लिए भी आप ऐसे ही रैंडमली एनिमल को यूज़ नहीं कर सकते. उसके लिए भी आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ परमिशंस लेनी पड़ती हैं. वो ज़रूरी हैं परमिशंस लेना, क्योंकि उन परमिशंस के बगैर आप एनिमल्स के ऊपर भी काम नहीं कर पाओगे. और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे साइंटिफिक मिसकंडक्ट हो गया. भाई किसी ने रिसर्च करी और उस रिसर्च के अंदर डेटा ही फ्रॉड दे दिया. रिजल्ट आ रहा था 1 सेंटीमीटर का और उसने दे दिया 10 सेंटीमीटर का. या फिर रिजल्ट आ रहा था कि एक एंटीबायोटिक है जो कि सिर्फ 10 बैक्टीरिया को मार सकती है, उस बंदे ने रिजल्ट दे दिया कि वो एंटीबायोटिक 25 बैक्टीरिया को मार सकती है. तो ये फ्रॉड में आ जाती है. अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे अगर सेकंड वाला एग्जांपल लो, एक बंदे का एक्सपेरिमेंट चल रहा है और 25 का उसने दे दिया, बल्कि उसके दवाई जो है वो सिर्फ 10 बैक्टीरिया को मारती है. तो मेडिकल जो फ्रेटर्निटी है वो उस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करना शुरू कर देगी. डॉक्टर्स उसको प्रिस्क्राइब करना शुरू कर देंगे. डॉक्टर जब उसे प्रिस्क्राइब करेंगे तो पेशेंट्स उसको लेना शुरू करेंगे. जब पेशेंट्स लेंगे तो वो दवाई काम करेगी ही नहीं. जब वो दवाई काम नहीं करेगी तो जान माल का नुकसान होने के चांसेस हैं. आप समझे बात? तो इसलिए ये जो रिसर्च होती है इसके अंदर फ्रॉड के ऊपर भी काफ़ी चीज़ें ध्यान दी जाती हैं. फिर फैब्रिकेशन ऑफ डेटा और फ्रॉड, ये वाला पोर्शन आ गया. प्लेजरिज्म. प्लेजरिज्म में बहुत सारी चीज़ें होती है. भाई आपने एक पर्टिकुलर पेपर पढ़ा, उस पेपर में से मटेरियल आपने एज इट इज़ छाप दिया अपने वाले पेपर के अंदर, क्योंकि आपको नंबर ऑफ वर्ड्स बढ़ाने थे. तो ये प्लेजरिज्म हो जाता है. इसका एग्जांपल अगर मैं दूं, तो सपोज करो आपके घर में लंच या डिनर की पार्टी है. तो आप सुबह उठे और सुबह उठ के आप मार्केट गए,
सारी सब्जी फ्रेश लेकर आए, जो भी आपको बनाना है उसको धो के साफ करके आपने पूरी सफाई वफाई से उसको काटा, सब्जी काटी, और 2 बजे करीब आपने अपना लंच वंच खा के सारी प्रिपरेशन करनी शुरू करी कि शाम को डिनर पे गेस्ट आ रहे हैं। और आप 6 7 8 बजे तक आप डिनर बनाने में लगे, क्योंकि बहुत सारे गेस्ट थे और खाना बहुत अच्छा बना है। और आप किचन में थे, इतने में आपके घर में जो छोटा भाई या छोटी बहन है उससे पूछा कि भाई इतना बढ़िया खाना बनाया, किसने बनाया? तो उसने बोला कि भाई खाना तो मैंने बनाया है। आपको गुस्सा नहीं आएगा? आपको बुरा नहीं लगेगा? तो यही कंसेप्ट होता है प्लेजरिज्म का। जब आप किसी और के काम को अपना काम बोल के प्रस्तुत करते हो तो वो प्लेजरिज्म में आता है। और ये चीज़ गलत भी है, क्योंकि जैसा अभी एग्जांपल मैंने आपको दिया, अगर आपको लग रहा है कि आपने मेहनत करी है और सामने वाला आपके काम को अपना बना दे, तो फिर तो वो तो बहुत ही बुरा लगने वाली बात होती है ना। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें आपके प्लेजरिज्म में आती हैं। फिर विसल ब्लोइंग आ गई। कोई अगर गलत काम कर रहा है, जैसे चाइना के अंदर साइंटिस्ट ने विसल ब्लो करने की कोशिश करी थी कोविड के आने के पहले, तो वो बेचारा उसकी क्या हालत हुई सबको ही पता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी रिसर्च एथिक्स के अंदर आ जाती हैं। इसमें ये जो न्यूरम्बर्ग कोड है और 1964 का डिक्लेरेशन ऑफ हेल्सिंकी है, ये जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। इनके अंदर अमेंडमेंट्स हुए हैं, ठीक है ना? और ये ह्यूमन और एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन से और मेडिकल से एसोसिएटेड जितनी भी रिसर्च हो रही है उसके एसोसिएशन में ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आते हैं। अच्छा, सोशल साइंस के अंदर जो रिसर्च होती है, साइकोलॉजी के अंदर जो रिसर्च होती है, और जैसे तुम हिस्ट्री या ज्योग्राफी में कुछ रिसर्च कर रहे हो, तो इन सब के अंदर जो तुम्हारी रिसर्चेज होती हैं, इनका मेडिकल रिसर्च से अलग इश्यूज आते हैं। इसमें अलग अलग तरीके के इश्यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम पेलेंटियोलॉजी के अंदर रिसर्च कर रहे हो, तुम्हारे को राजस्थान में एक जगह मिली जहाँ पर तुम्हारे को डायनासोर की हड्डियां मिल गई, तो उस पूरे एरिया के अंदर तुम ऐसी खुदाई शुरू नहीं कर दोगे। तुम्हारे को अलग से परमिशन लेनी पड़ेगी लैंड के लिए, क्योंकि वहां पे लोगों के घर भी हैं, है ना? आर्कियोलॉजी के अंदर तुम कर रहे हो, सपोज करो किसी एक घर के पीछे एक खजाना मिला खुदाई करते हुए, वो बोरवेल खुदवा रहा था, उसके अंदर उसको कुछ खजाना मिल गया, तो आप उसके घर के ऊपर कब्जा नहीं कर लोगे। ये ऐसा नहीं है कि उस जगह को खोद डालोगे पूरा, उसका घर उसे बेघर कर दोगे। तो इसके अंदर अलग तरीके के आपके इश्यूज जनरेट होते हैं। ठीक है? The academic research enterprise is built on a foundation of trust. Researchers trust that the result reported by others are sound. Society trusts that the results of research reflects an honest attempt by scientists and other researchers to describe the world accurately and without bias. But this trust will endure only if the scientific community devotes itself to exemplifying and transmitting the values associated with ethical research conduct. अब आप ये खुद सोच के देखो, अगर कोई रिसर्च कर रहा है, तो उस रिसर्च के ऊपर अगर उस बंदे का नाम खराब है तो आप उसकी रिसर्च के ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे, है ना? अगर आप उसको ट्रस्ट ही नहीं करोगे तो उसके रिजल्ट्स भले से ही कितने अच्छे हो, कितने ही फैक्टफुल हो, कितने ही ट्रुथफुल हो, उनको आप विश्वास नहीं करोगे। तो जो एकेडमिक रिसर्च है वो एक विश्वास के ऊपर टिकी हुई है। जो रिसर्चर्स होते हैं वो ये ट्रस्ट करते हैं कि जो बाकियों ने रिसर्च करी है वो सही रिसर्च करी है, जो उन्होंने रिजल्ट्स दिए हैं वो सही रिजल्ट्स दिए हैं। जो सोसाइटीज हैं, जो ग्रुप्स ऑफ ह्यूमन बीइंग नॉट एसोसिएटेड विद एकेडमिक्स हैं, वो ये ट्रस्ट करते हैं कि जो साइंटिस्ट ने रिजल्ट्स दिए हैं वो एक सही सही साइंटिफिक रिसर्च का एनालिसिस करके बता रहे हैं। अब तुम इसका एग्जांपल यूं ले लो, रिसर्च जैसे हम रिसर्च कर रहे हैं, अपन लोग रिसर्च कर रहे हैं, सपोज करो हम लोग बात कर रहे हैं जिंक सॉल्युबलाइजिंग वाले बैक्टीरिया की, तो हमने दूसरी रिसर्च में पढ़ा कि ये लोग जो हैं ये एक पर्टिकुलर मेथड से बैक्टीरिया को ग्रो करने की इन्होंने रिजल्ट दिया था कि जिंक सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया को आप अगर इस पर्टिकुलर मेथड से ग्रो करोगे तो जल्दी से रिजल्ट आ जाएगा। अब मैं उस रिजल्ट को यहाँ पर डुप्लीकेट करने की, रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो रिजल्ट आ ही नहीं रहा है। फिर मैंने
ऑथर को इंफॉर्मेशन दी कि भाई आपने जो प्रोटोकॉल बताया था इस प्रोटोकॉल से रिजल्ट आ ही नहीं रहा है ना। फिर मुझे पता पड़ता है कि भाई वो जो ऑथर है उसने इस रिजल्ट के अंदर कुछ गड़बड़ करी थी, रिजल्ट नहीं आ रहे थे लेकिन फिर भी उसने उसको पब्लिश कर दिया था। तो मैं ये सोच के चलता हूँ जब मैं किसी और का पेपर पढ़ता हूँ कि हाँ भाई ये जो मेथड है इस मेथड से आपका रिजल्ट आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी चीज पब्लिश हो रखी है। सेम केस सोसाइटी जो है अभी बड़ी दिक्कत आई थी लोगों को ये एक्सेप्ट करने में कि भाई कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो है उनका अगर हम वैक्सीनेशन करवाएंगे तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि वैक्सीनेशन के ऊपर किसी को इतना भरोसा ही नहीं था। पर फिर धीरे धीरे साइंटिस्ट ने उसके ऊपर रिसर्च किया, रिसर्च को पब्लिश किया, पब्लिश करके लोगों को बताया, जागरूकता फैलाई लोगों के बीच में, तब उनको धीरे धीरे विश्वास होने लगा। अब एक चीज इसमें तुम्हें जो ध्यान रखनी है एकेडमिक रिसर्च के अंदर, मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो कि ये कहते हैं कि ये रिसर्च जो है ये बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि उनको ये रिसर्च समझ में नहीं आई। ऐसा भी होता है, कुछ लोगों का सब्जेक्ट नहीं होता है, उस सब्जेक्ट के अंदर अगर उनको कोई इंफॉर्मेशन दी जाए तो वो लोग कहते हैं कि नहीं ये इंफॉर्मेशन बेकार है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई साइंटिफिक स्टडी है तो वो साइंटिफिक स्टडी साइंटिस्ट लोगों ने बहुत मेहनत करके करी है। पीयर रिव्यू में अगर कोई चीज आती है तो दैट इज एक्सेप्टेड दैट इट विल बी ट्रू। आप उसको रैंडमली ऐसे वो नहीं कर सकते। ठीक है ना। There are many ethical issues to be taken into serious consideration for research. Sociologists need to be aware of having the responsibility to secure the actual permission and interest of all those involved in the study. They should not misuse any of the information discovered, and there should be a certain moral responsibility maintained towards the participation. There is a duty to protect the right of people in the study as well as their privacy and sensitivity. The confidentiality of those involved in the observation must be carried out, keeping their anonymity and privacy secure. All of these ethics must be honored unless there are other overriding reasons to do so. For example, any illegal or terrorist activity. कुछ एथिकल इश्यूज भी होते हैं, हमारे को ये चीज समझनी पड़ेगी। जैसे कि जो लोग इस रिसर्च के अंदर पार्ट ले रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन हम सबको ना दे दें। दूसरा, उनकी जो इंफॉर्मेशन है उसको हम कहीं मिसयूज ना कर लें। ठीक है ना। जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके कुछ राइट्स होते हैं, उनकी कुछ प्राइवेसी होती है, कुछ उस स्टडी से एसोसिएटेड सेंसिटिविटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, तुम किसी बंदे को, एक ये शुरू शुरू में बड़ा ऐसा होता था जब एचआईवी के बारे में लोगों को इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी। अगर कोई बंदा एचआईवी पॉजिटिव था और उसकी इंफॉर्मेशन लोगों को मिल जाती थी तो उस बंदे को जॉब से निकाल दिया करते थे। उसके साथ छुआछूत का भेदभाव होता था, उसके साथ खाना नहीं खाएंगे लोग बाग, उसके साथ उठेंगे बैठेंगे नहीं। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये जो चीज है, अगर हम किसी बंदे की सर्टेन इंफॉर्मेशन को बाहर बता देते हैं तो उससे उसको नुकसान होगा ही होगा। ठीक है ना। कैंसर का पेशेंट है, वो कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है लेकिन उसकी कीमोथेरेपी चल रही है, उसका कैंसर कंट्रोल में आने वाला है। तो अगर उसके जॉब देने वाले को ये पता पड़ जाए कि भाई इसको तो कैंसर है, तो वो उसको जॉब देने में थोड़ा सा हिचकिचाएगा कि भाई 6 महीने का हम इसको प्रोजेक्ट देंगे, प्रोजेक्ट साल भर का है, कि 6 महीने में अगर निपट गया तो फिर इसको दूसरा हमारे को रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। ये तो हो गई बात आपकी, जो लोग रिसर्च के अंदर पार्ट ले रहे हैं, कौन से लेवल पे, जो कि जिनके ऊपर या जिनके थ्रू ये रिसर्च करी जाएगी। ठीक है ना।
फिर दूसरा पार्ट आता है वो लोग जो स्टडी करते हैं। वी विल डिस्कस द रिसर्च एथिक्स, research integrity, research safety in laboratories, welfare of animals used in research, computer ethics, and standard land problems in research ethics. These are the topics which we will be discussing now. Research ethics involves the application of fundamental ethical principles to a variety of topics involving research, and this research includes your scientific research. All of these, they include the design and implementation of research, which involves human experimentation, animal experimentation, various aspects of academic scandals, including scientific misconducts such as fraud, fabrication of data, and plagiarism, whistleblowing, regulation of research, etc. Research ethics is most developed as a concept in medical research. The key agreement here is the 1964 Declaration of Helsinki. The Nuremberg Code is a former agreement, but with many still important notes. Research in the social science presents a different set of issues than those in medical research. रिसर्च क्या इन्वॉल्व करती है? रिसर्च एथिक्स एथिकल प्रिंसिपल इन्वॉल्व करती है जो कि बहुत वैरायटी ऑफ टॉपिक्स को इंक्लूड करते हैं। ये टॉपिक्स आपके साइंटिफिक रिसर्च से भी एसोसिएट हो सकते हैं, डिज़ाइन से एसोसिएट हो सकते हैं, रिसर्च डिज़ाइन से, या फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिसर्च से एसोसिएट हो सकते हैं। अब ये जो डिज़ाइन है या जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं, ये इनके ऊपर किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है? उन रिसर्च और डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च और डिज़ाइन रिसर्च के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है जिनके अंदर ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन सबसे ज़्यादा हो, या ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन का कोई सा भी पार्ट हो, या फिर एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन हो। अब ध्यान रखना, ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट है रिसर्च एथिकल बोर्ड। ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन पे न्यूरमबर्ग कोड जो है उसके अगेंस्ट आप बहुत सारे सेट ऑफ रूल्स हैं उनको फॉलो करके ही आप ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन कंडक्ट कर सकते हो। एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन के लिए भी एक एथिकल बोर्ड होता है, उसके लिए भी आप ऐसे ही रैंडमली एनिमल को यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए भी आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ परमिशंस लेनी पड़ती हैं। वो ज़रूरी है परमिशंस लेना, क्योंकि उन परमिशंस के बगैर आप एनिमल्स के ऊपर भी काम नहीं कर पाओगे। और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे साइंटिफिक मिसकंडक्ट हो गया, भाई किसी ने रिसर्च करी और उस रिसर्च के अंदर डेटा ही फ्रॉड दे दिया। रिजल्ट आ रहा था 1 सेंटीमीटर का और उसने दे दिया 10 सेंटीमीटर का। या फिर रिजल्ट आ रहा था कि एक एंटीबायोटिक है जो कि सिर्फ 10 बैक्टीरिया को मार सकती है, उस बंदे ने रिजल्ट दे दिया कि वो एंटीबायोटिक 25 बैक्टीरिया को मार सकती है। तो ये फ्रॉड में आ जाती है। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे अगर सेकंड वाला एग्जांपल लो, एक बंदे का एक्सपेरिमेंट चल रहा है और 25 का उसने दे दिया, बल्कि उसके दवाई जो है वो सिर्फ 10 बैक्टीरिया को मारती है। तो मेडिकल जो फ्रेटर्निटी है वो उस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करना शुरू कर देगी, डॉक्टर्स उसको प्रिस्क्राइब करना शुरू कर देंगे। डॉक्टर जब उसे प्रिस्क्राइब करेंगे तो पेशेंट्स उसको लेना शुरू करेंगे, जब पेशेंट्स लेंगे तो वो दवाई काम करेगी ही नहीं। जब वो दवाई काम नहीं करेगी तो जान माल का नुकसान होने के चांसेस हैं। आप समझे बात? तो इसलिए ये जो रिसर्च होती है इसके अंदर फ्रॉड के ऊपर भी काफ़ी चीज़ें ध्यान दी जाती हैं। फिर फैब्रिकेशन ऑफ डेटा और फ्रॉड, ये वाला पोर्शन आ गया। प्लेजरिज्म, प्लेजरिज्म में बहुत सारी चीज़ें होती है। भाई आपने एक पर्टिकुलर पेपर पढ़ा, उस पेपर में से मटेरियल आपने एज इट इज़ छाप दिया अपने वाले पेपर के अंदर, क्योंकि आपको नंबर ऑफ वर्ड्स बढ़ाने थे, तो ये प्लेजरिज्म हो जाता है। इसका एग्जांपल अगर मैं दूं,
तो सपोज करो आपके घर में लंच या डिनर की पार्टी है। तो आप सुबह उठे और सुबह उठ के आप मार्केट गए, सारी सब्जी फ्रेश लेकर आए, जो भी आपको बनाना है उसको धो के साफ करके आपने पूरी सफाई वफाई से उसको काटा, सब्जी काटी। और 2 बजे करीब आपने अपना लंच वंच खा के सारी प्रिपरेशन करनी शुरू करी कि शाम को डिनर पे गेस्ट आ रहे हैं। और आप 6 7 8 बजे तक आप डिनर बनाने में लगे क्योंकि बहुत सारे गेस्ट थे और खाना बहुत अच्छा बना है। और आप किचन में थे, इतने में आपके घर में जो छोटा भाई या छोटी बहन है उससे पूछा कि भाई इतना बढ़िया खाना बनाया, किसने बनाया? तो उसने बोला कि भाई खाना तो मैंने बनाया है। आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपको बुरा नहीं लगेगा? तो यही कंसेप्ट होता है प्लेजरिज्म का। जब आप किसी और के काम को अपना काम बोल के प्रस्तुत करते हो तो वो प्लेजरिज्म में आता है। और ये चीज़ गलत भी है क्योंकि जैसा अभी एग्जांपल मैंने आपको दिया, अगर आपको लग रहा है कि आपने मेहनत करी है और सामने वाला आपके काम को अपना बना दे, तो फिर तो वो तो बहुत ही बुरा लगने वाली बात होती है ना। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें आपके प्लेजरिज्म में आती हैं। फिर विसल ब्लोइंग आ गई। कोई अगर गलत काम कर रहा है, जैसे चाइना के अंदर साइंटिस्ट ने विसल ब्लो करने की कोशिश करी थी कोविड के आने के पहले। तो वो बेचारा उसकी क्या हालत हुई सबको ही पता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी रिसर्च एथिक्स के अंदर आ जाती हैं। इसमें ये जो न्यूरम्बर्ग कोड है और 1964 का डिक्लेरेशन ऑफ हेल्सिंकी है, ये जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। इनके अंदर अमेंडमेंट्स हुए हैं, ठीक है ना? और ये ह्यूमन और एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन से और मेडिकल से एसोसिएटेड जितनी भी रिसर्च हो रही है उसके एसोसिएशन में ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आते हैं। अच्छा, सोशल साइंस के अंदर जो रिसर्च होती है, साइकोलॉजी के अंदर जो रिसर्च होती है, और जैसे तुम हिस्ट्री या ज्योग्राफी में कुछ रिसर्च कर रहे हो, तो इन सब के अंदर जो तुम्हारी रिसर्चेज होती हैं, इनका मेडिकल रिसर्च से अलग इश्यूज आते हैं। इसमें अलग अलग तरीके के इश्यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम पेलेंटियोलॉजी के अंदर रिसर्च कर रहे हो, तुम्हारे को राजस्थान में एक जगह मिली जहाँ पर तुम्हारे को डायनासोर की हड्डियां मिल गई, तो उस पूरे एरिया के अंदर तुम ऐसी खुदाई शुरू नहीं कर दोगे। तुम्हारे को अलग से परमिशन लेनी पड़ेगी लैंड के लिए, क्योंकि वहां पे लोगों के घर भी हैं, है ना? आर्कियोलॉजी के अंदर तुम कर रहे हो, सपोज करो किसी एक घर के पीछे एक खजाना मिला खुदाई करते हुए। वो बोरवेल खुदवा रहा था, उसके अंदर उसको कुछ खजाना मिल गया। तो आप उसके घर के ऊपर कब्जा नहीं कर लोगे। ये ऐसा नहीं है कि उस जगह को खोद डालोगे, पूरा उसका घर उसे बेघर कर दोगे। तो इसके अंदर अलग तरीके के आपके इश्यूज जनरेट होते हैं। ठीक है? The academic research enterprise is built on a foundation of trust. Researchers trust that the result reported by others are sound. Society trusts that the results of research reflects an honest attempt by scientists and other researchers to describe the world accurately and without bias. But this trust will endure only if the scientific community devotes itself to exemplifying and transmitting the values associated with ethical research conduct. अब आप ये खुद सोच के देखो, अगर कोई रिसर्च कर रहा है तो उस रिसर्च के ऊपर अगर उस बंदे का नाम खराब है तो आप उसकी रिसर्च के ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे, है ना? अगर आप उसको ट्रस्ट ही नहीं करोगे तो उसके रिजल्ट्स भले से ही कितने अच्छे हो, कितने ही फैक्टफुल हो, कितने ही ट्रुथफुल हो, उनको आप विश्वास नहीं करोगे। तो जो एकेडमिक रिसर्च है वो एक विश्वास के ऊपर टिकी हुई है। जो रिसर्चर्स होते हैं वो ये ट्रस्ट करते हैं कि जो बाकियों ने रिसर्च करी है वो सही रिसर्च करी है, जो उन्होंने रिजल्ट्स दिए हैं वो सही रिजल्ट्स दिए हैं। जो सोसाइटीज हैं, जो ग्रुप्स ऑफ ह्यूमन बीइंग नॉट एसोसिएटेड विद एकेडमिक्स हैं, वो ये ट्रस्ट करते हैं कि जो साइंटिस्ट ने रिजल्ट्स दिए हैं वो एक सही सही साइंटिफिक रिसर्च का एनालिसिस करके बता रहे हैं। अब तुम इसका एग्जांपल यूं ले लो, रिसर्च जैसे हम रिसर्च कर रहे हैं, अपन लोग रिसर्च कर रहे हैं, सपोज करो हम लोग बात कर रहे हैं जिंक सॉल्युबलाइजिंग वाले बैक्टीरिया की। तो हमने दूसरी रिसर्च में पढ़ा कि ये लोग जो हैं ये एक पर्टिकुलर मेथड से बैक्टीरिया को ग्रो करने की इन्होंने रिजल्ट दिया था कि जिंक सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया को आप अगर इस पर्टिकुलर मेथड से ग्रो करोगे तो जल्दी से रिजल्ट आ जाएगा।
अब मैं उस रिजल्ट को यहाँ पर डुप्लीकेट करने की, रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो रिजल्ट आ ही नहीं रहा है। फिर मैंने ऑथर को इन्फॉर्मेशन दी कि भाई आपने जो प्रोटोकॉल बताया था, इस प्रोटोकॉल से रिजल्ट आ ही नहीं रहा है ना? फिर मुझे पता पड़ता है कि भाई वो जो ऑथर है, उसने इस रिजल्ट के अंदर कुछ गड़बड़ करी थी। रिजल्ट नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर भी उसने उसको पब्लिश कर दिया था। तो मैं ये सोच के चलता हूँ जब मैं किसी और का पेपर पढ़ता हूँ कि हाँ भाई, ये जो मेथड है, इस मेथड से आपका रिजल्ट आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी चीज पब्लिश हो रखी है। सेम केस सोसाइटी। Let's talk about the three R's which are associated with research: replacement, reduction, and refinement. What we have to understand is that these three R's are associated with code of practices for the care and use of animals for scientific purpose. Well, we know that most of the researches in medical and biological science requires the use of animals. Now, it is important because the whole idea behind doing a particular research is either to improve the quality of plants for human consumption or usage, or to uh, improve the quality of life for human beings. So the ultimate aim is to benefit the human beings. Now, in any particular research, if you are going to use animals, the whole idea is that we are using these animal models so that we can identify the issues which can arise because of use of a particular chemical or a particular research that we are doing on the human beings. For example, if there is a new uh, food coloring agent that has been identified, or a new food flavor that has been made by a food company, the food industry is supposed to test the effect of that particular artificial flavor on animals and identify if that is going to cause any disease in the animals or not. Same is the case with vaccines. If we talk about the recent case COVID vaccine, all these studies were done at different levels before it reached the human beings. It was done on mouse, and then it was done on rats, and then it was done on monkeys, and then it reached the human level. So, whatever research you are doing, the first place where you go for testing of these products' effects on a living cell, the first place is are the cell lines. You're going to do if you're going to do if you're making a nanoparticle for anti-cancer nanoparticle, or a drug delivery anti-cancer nanoparticle. So the first place you're going to look for is on a cell line. Suppose targeting human lung cell cancer. So what you're going to do is you're going to test the effect of these nanoparticles on human lung cell lines, your lung cancer cell lines, and then if the effects are good, then you're going to try and repeat the experiment in rats and mice, and then if it goes further, if it is showing a better improvement in recognition, then you're going to take it to monkeys, and then after that it reaches the clinical trial stage. So the whole idea is that once it reaches the animal's level of experimentation, then there are a few things which the scientists have to make sure that they follow. Now, we know that ethics is something associated with righteousness, and these animals, although they are extremely large in quantity in number, for example, if you take about rats, they can multiply very fast, and very soon we can have thousands and thousands of, for example, black sea mice. So that's a specific type of mice which has certain genes knocked out and all those things. Now, these mice, they although are in a very large quantity, but to kill them unnecessary is a bit inhumane.
associated with animal studies, and the scientists are expected to work on these 3 R's in such a way that it helps the scientific community, but at the same time it doesn't harm or stress out the animals very much. If we talk about replacement, the first R, which is the replacement. So here are the techniques that totally or partially replace the use of animals for scientific purpose must be sought and used wherever possible. So this is generally the first case which happens. In this case, generally what happens is you have your cell lines. These cell lines which have been manufactured, they were one of the ways to identify replacement for animal studies. So these cell lines, what they do is these are immortal cell lines, and these cell lines are a good predictor of the results of a particular experiment. So there should be some methods where, if possible, if you don't have to do animal studies, then if you have to do animal studies, then one should first try and look for replacement. Because these replacement will save the animal from pain as well as death. Because if you talk about the cancer experiments in the initial days, the Hitler Army, the SS, the Nazis, what they did was they experimented on human beings first, just to see directly the effect of different type of diseases, different type of cancers, and the human beings, they died a very horrible and a very painful death. So the replacement for those things came out to be the animal studies. So what they're trying to do is they're trying to replace these animals with such techniques or such scientific methods where we can remove the use of animal altogether and use the replacement technique for to identify the result of a particular drug or a experiment. Then comes your reduction. See, reduction says each project must use no more than the minimum number of animals necessary to ensure scientific and statistical validity. The principle of reducing the number of animals used should not be implemented at the expense of greater suffering of individual animals. Scientific and teaching activities involving the use of animals must not be repeated unless essential for the purpose